गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आइए आज बात करते हैं भारत का भूगोल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत में समुद्र के किनारे बसे राज्य। इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आप सभी को। सबसे फर्स्ट हम इसमें टॉपिक को दो कैटेगरी में बांटेंगे, यानी फर्स्ट जिसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे, और सेकेंड क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे। इससे क्या है कि जैसे हम बता रहे हैं या कोई चीज़ बता रहे हैं आप लोग को, तो किस प्रकार से उससे क्वेश्चन आते हैं, उससे अटैच क्वेश्चन, यानी जो बताया जा रहा है, जिसमें जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, वो पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, किन किन पेपरों में वो क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके बारे में। तो फर्स्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊं, अच्छा लगे मुझे काफ़ी, और आपको मेरे सारे वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। परफेक्ट स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कई लोग की प्रॉब्लम ये भी होती है कि कई लोगों को पता नहीं चलता कि सब्सक्राइब कैसे करना है। तो सिंपली यूट्यूब में सर्च मारना है, परफेक्ट स्टडी एकेडमी को सर्च, मतलब यानी सर्च में क्लिक करेंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक। और ये बटन होता है सब्सक्राइब का, यहाँ पर क्लिक करना है। ये बहुत पहले का है, अभी थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारत की जो तटरेखा है, वो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जिसमें वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। देखिए यहाँ ये भारत का मिडिल और दक्षिण का एरिया है, जो कि मैक्सिमम समुद्र से अटैच है। यानी ये क्या है, ये सी है, यानी महासागर, हिंद महासागर है, और यानी समुद्र है। तो ये एक तरफ क्या है, अरब सागर है, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। मैपिंग आपकी क्लियर जितनी अच्छी होगी, जितनी चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगी कि हाँ मैप में क्या क्या चीज़ें, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर कहाँ है। वैसे मैंने लेक्चर्स बहुत सारे भूगोल के, मतलब कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर, जैसे नदियों से रिलेटेड और पहाड़ियों से रिलेटेड, पर्वतों से रिलेटेड मतलब कर चुका हूँ, यानी इसमें अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी देख सकते हैं आप। तो इससे क्या है कि मैपिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी कम से कम आपको इंडिया का मैप बनाना अच्छी तरह आना चाहिए। आप अपने माइंड में ही सारे स्टेट को सेट कर दें, जिससे कि आप क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिक आ जाए कि हाँ 7 सिस्टर्स कहाँ पर हैं, किन राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और उनकी क्या क्या स्थिति बन रही है मानचित्र पे। ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें नो डाउट होनी चाहिए। कहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, गोवा कहाँ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर ऑन द मैप, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में और ज़्यादा आसानी हो। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसको मैंने ये हाईलाइट किया है, और पश्चिम में अरब सागर, यानी पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत की और दक्षिण में जो है हिंद महासागर, जो मैंने दिखाया था, ये हमारा हिंद महासागर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किमी है। जो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है, वो कितनी है, 6100 किमी है। और द्वीपी की यानी द्वीपों, जो द्वीप है हमारे, जो हमारे द्वीप हैं, उनके तट की रेखा को मिला लें तो कुल कितना हो जाता है, 75-16 किलोमीटर। यानी कहने का मीन्स है कि ये हमारे जो सिंपली अटैच स्टेट्स हैं, इनकी लंबाई जो है कितनी है, 6100 किमी। अगर हम द्वीप जैसे कि अंडमान निकोबार टाइप के द्वीप जो हैं, उनकी तटरेखा को सबको मिला लिया जाए तो
7516 किलोमीटर है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। भारत कितने राज्य समुद्र तट से, क्योंकि देखिए टॉपिक यानी जो जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन जस्ट अभी कुछ देर के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें क्या है कि यही आएंगे, यानी इसी से पूछा जाएगा आपको। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हैं, वो हैं 9 राज्य, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। कितनी है? 1214 किलोमीटर। और सबसे कम तट रेखा गोवा 101 किलोमीटर की है। सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, यानी 1962 किलोमीटर, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। इसीलिए मैं पॉइंट्स जो कवर कर रहा हूँ खास तौर से जियो में यानी भूगोल में, वो मैप के थ्रू ही कर रहा हूँ। पॉइंट्स ही बता रहा हूँ, मैप पे दिखाया भी रहा हूँ। और मैंने ये प्लानिंग की है मतलब स्टडी में कि मैं अधिकतर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ईच एंड एवरीथिंग मतलब कोशिश की जाए कि मैप पे भी दिखाया जाए उसे, कि हाँ अगर अशोक का शासन काल था तो उस टाइम पे कितने इंडिया का कितना स्टेट्स उसके मतलब कहाँ कहाँ तक आप ऑटोमेटिक समझो कि हाँ यहाँ यहाँ तक शासन था उनका। क्योंकि कुछ प्लेस ऐसे भी हैं जिनके मतलब स्टेट्स अगर बन गए, यूपी बन गया, अगर मध्य प्रदेश बन गया, बट कुछ प्लेस ऐसे हैं जो पहले से भी इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, यानी उनके नाम पहले से भी है। तो उससे आइडिया लगता है कि हाँ यहाँ तक इनका शासन था, यहाँ हर्षवर्धन का यहाँ तक शासन था। हिस्ट्री के लिए पॉलिटी में कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ 1857 का, कहाँ पर 1757 का विद्रोह हुआ था सिरोजौदौला यानी जो प्लासी का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ था। तो ऐसे करके अगर हर चीज़ को मैपिंग के थ्रू पढ़ें, मैं बहुत जोर देता हूँ इन चीज़ों पे कि मैपिंग के थ्रू पढ़ें तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के तट, मैदान और घाट में इम्पोर्टेंट देखिए, इस मैप को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है कि आपको समझ में आए। देखिए ये इसमें क्या कह रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। बिल्कुल सीरियल वाइज फर्स्ट चीज़ों को पढ़ना है, फैक्ट्स और क्लियर कि हाँ क्या क्या चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट बस देखने लगना मैप, ऐसे नहीं। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पश्चिमी तट है मतलब वो क्या है? पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट। कहने का मतलब देखिए पश्चिम तटी, ये पश्चिम तट है, ये पश्चिम तट है और ये पूर्वी तट है। तो इसको इसकी जो किनारे वो बसा हुआ है तट स्थल मैदान है वो हमारा क्या है? ये रहा पश्चिमी घाट। और इस साइड में क्या है? ये पूर्वी घाट, यानी पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। यानी जो पश्चिमी घाट है उसे किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत। और जो पूर्वी घाट है उसमें महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर नोट करिएगा, ये घाट पठारों की ढलान ही है, यानी पहाड़ों की ढलान ही बोल सकते हैं। जो ये घाट है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो ये क्या है? पहाड़ों की यानी पठारों की ढलान ही है। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेट्टा। ये रही हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ और उसी में हमारा एक है डोडा बेट्टा। तो ये देखिए ये दोनों ये पहाड़ियाँ और ये पहाड़ियाँ यहाँ पर आके मिक्स हो रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये नीलगिरी पहाड़ियाँ इसे बोला जाता है जहाँ पर ये दोनों मिले हुए हैं, यानी संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ी में ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है। यानी जैसे बोलते हैं ना ऊटी घूमने जाना है, तो ये प्लेस कहाँ पर है?
नीलगिरी की पहाड़ियों में ही है। इसी पहाड़ी में ऊटी नाम से प्रसिद्ध स्थान है। देखिए मोटा मोटी मैं समझा रहा हूँ। देखिए अब वैसे फैक्ट्स मैंने बना रखे हैं चीज़ों को सीनेटी वाइज समझाने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ हैं, यानी जो हमारी इस साइड की नदियाँ हैं, यानी पूर्वी तट हमारा ये है, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ किस चीज़ का निर्माण करती हैं? डेल्टा का, जो इधर गिरती हैं, जो नदी जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और हुगली नदी, जो नदियाँ इधर गिरती हैं वो क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि पश्चिम तटीय मैदान की नदियाँ क्या करती हैं? पश्चिम तटीय मैदान क्या है? जैसे पश्चिमी तटीय मैदान ये है, तो इधर की नदियाँ क्या करती हैं? एचुरी बनाती हैं, यानी जैसे कि नर्मदा नदी, माही। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उड़ीसा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है? ये उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उत्कल मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार, यानी पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बोला, का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी ज्यादा उपयुक्त है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। यानी पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार क्या है? ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन में 7, 8, 9, 10 है। तो आपके वही बताया आपको कि मैपिंग अगर क्लियर रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैपिंग नहीं क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो किनारे किनारे। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। मतलब ये क्या है? किसके किनारे बसे हुए हैं ये? जैसा कि यहाँ फर्स्ट में ही बताया था मैंने, ये 9 राज्य जो हैं समुद्री तट से लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आंसर सी। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। देखिए क्वेश्चन किसमें पूछे गए हैं। देखिए IS 2008, UPRO, ARO 2014, 2017, यानी दोनों में पूछा गया है ARO के एग्जाम में। और ये वाला जो है झारखंड PCS 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन का स्वरूप चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन का बेस अगर आप सही से पढ़े रहेंगे तो वो इसी को घुमा फिरा के पूछेगा। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है, कुल लंबाई पूछ रहा है, तो द्वीपों की लंबाई भी जोड़ लेंगे तो कितना होगा? ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। अगर आप चैप्टर को सही से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और सही तरीके से अपने माइंड में सेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? देखिए ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड PCS, UP PCS 2007, MP PCS 1999, 2014 दोनों में। तो मैंने जस्ट बताया आपसे सबसे अधिक लंबा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा कौन है? गुजरात, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ये देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसको अच्छे से समझा भी दूंगा आपको। मैक्सिमम जो है ये चेन्नई को लिया गया हमारा, इसी तट को बनाया गया भारत का। देखिए कैसे भारत में जो चेन्नई तट है स्थित समुद्री तल है उसे सी लेवल को बेस बनाया गया। ये सभी देशों के लिए अलग अलग है। इंडिया के लिए चेन्नई तट है, मतलब समुद्र जहाँ पर
जमीन से टच होता है। जैसे देखिए ये लेवल बन रहा है यहाँ पर, सी लेवल, सी नॉर्मल सा जमीन के साथ ऐसे बन रहा है, एक लेवल बना लिया जाता है। और वहीं से फिर आप देखते होंगे हर रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है वाराणसी, वाराणसी 1600 km या जो भी 1600 मीटर फ्रॉम इतना, मतलब डिस्टेंस जो भी लिखे, कहने का मीन्स है कि मतलब दिया रहता है, यानी वो कहाँ से है, लिया गया चेन्नई तट स्थित समुद्री तल को बेस माना गया हमारे इंडिया के लिए, और जो देश है उन सबका अलग अलग है। तो ऐसे ही मतलब ऊंचाई नापी जाती है। तो इसका क्या होगा, सही आंसर चेन्नई, ऑप्शन बी। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, लहरों से। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है, लहरों से होता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, देखिए कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। जैसा कि यहाँ मैपिंग में इसीलिए मैंने दिखाया था कि आपको ये चीजें क्लियर रहे। देखिए देखिए मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से गुजरात से स्टार्ट है ये, और दमन तक क्या है, ये काठियावाड़ तट है। कौन सा तट है, काठियावाड़। और दमन से लेके गोवा तक कोंकण तट, और गोवा से लेके कर्नाटक तक केरला तक, और कर्नाटक से केरला के बीच में मालाबार तक, और यहाँ यानी तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश तक क्या है, कोरोमंडल तक। और आंध्र प्रदेश के बाद जो है पश्चिम बंगाल तक डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसको और क्या बोलते हैं, उत्कल का मैदान ही बोलते हैं। तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र जो है, उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने पॉइंट नोट करवाया था आप सभी को। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, किस राज्य की समुद्र तटीय सबसे ज्यादा, पता है आप सभी को गुजरात, सबसे कम किसका है, तो गोवा, यानी ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है, कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य। यानी कैप कैमोरिन कहने का मीन्स क्या है, मैंने मैप में समझाया था। देखिए कैप कैमोरिन मतलब क्या है, कन्याकुमारी। देखिए कैप कैमोरिन, ये देखिए, इस अगर वीडियो को सही से देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कैप कैमोरिन यहाँ दिखाया जा रहा है, एक कन्याकुमारी इक्वल कैप कैमोरिन सबसे लास्ट में नीचे। तो ये क्या है, कैप कैमोरिन। तो उस क्वेश्चन क्या था, कैप कैमोरिन और आंध्र प्रदेश। काफी पीछे जाना पड़ रहा है, मतलब मुझे मैपिंग इधर भी रखनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित में से क्या था, नहीं ये वाला नहीं था। कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है कौन सा तट, कोरोमंडल तट, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है, देखिए उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2007 में पूछा गया, और ये वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में ही पूछा गया था, इसलिए चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये कैप कैमोरिन नाम से अभी जस्ट मैंने बताया। तो कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है, कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है।
भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, यानी टेरिटोरियल वाटर। तो 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो इसको मैं करने से पहले समझाना चाहता हूँ आप लोग को कि टेरिटोरियल की देखिए क्या किस तरह से बाउंडेड किया गया है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, समीपस्थ मंडल यानी कंटिजेंस, प्रादेशिक टेरिटोरियल सी और कंटिजियस जोन। इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक अधिकार। तो फर्स्ट में क्या है, हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी टेरिटोरियल सी। ये इसका क्या कह रहा है, इसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। यानी जो 12 समुद्री मील है, क्योंकि समुद्री इसको मील में नापा जाता है, समुद्री मील। देखिए कहाँ ही बनाई गई है कि समुद्र के एरिया कैसे नापेंगे। तो 12 मील तक क्या है हमारा, किसी भी देश का, सभी देशों पे लागू होता है। तो इंडिया का क्या है, हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा कितना है, 12 समुद्री मील। और जो समीपस्थ मंडल यानी जो ये जोन बनाया गया है वो कितना है, 24 समुद्री मील यानी 24 समुद्री मील। भारत को इस क्षेत्र में क्या क्या करने का था, इसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। और जो ये सेकेंड वाला है यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो सेकेंड वाले में क्या है, भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार है। ये सारे क्या है, साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क वाले जो वित्तीय अधिकार है वो प्राप्त है इसे। अनन्य आर्थिक अधिकार यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या है, वैज्ञानिक परीक्षण, द्वीपों के निर्माण के अधिकार है, यानी 200 समुद्री मील तक। 12, 24 और 200 समुद्री मील, ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने कलर वाइज मैपिंग में किया भी है। ये हमारा इंडिया है। इसके बाद ये ब्लू कलर से हमारा 12 मील यानी हमारा क्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। 24 मील तक क्या है, ये हमारी समीपस्थ यानी समीपस्थ मंडल है। और 200 समुद्री मील तक क्या है, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक अधिकार। यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण किए जा सकते हैं, द्वीपों के निर्माण के अधिकार हैं। इससे आपको अब क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। तो अभी जस्ट मैंने बताया ऑप्शन ए, 12 मील। आपको 3 याद रखने, 12, 24, 200। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक है। कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है, संलग्न क्षेत्र। तो आपका क्या होगा आंसर, ये पूछ रहा है संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन, प्रादेशिक जल सीमा से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो ये है हमारा कितना, ऑप्शन नंबर बी यानी 24 मील तक। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या जो कहलाता है वो कोरोमंडल तट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, देखिए उत्तराखंड से 2016। ये जस्ट मैंने समझाया अभी। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यानी पश्चिमी तट हमारा, ये हमारा आप सभी को पता है, ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। तो कौन सा भाग नहीं है पश्चिमी तट का, किसका, इस साइड का भाग नहीं है। तो आप सभी को पता है, काठियावाड़ तट, कोकर तट, मालाबार तट, ये सभी किसके भाग हैं, पश्चिमी तट के ही भाग हैं। क्योंकि काठियावाड़ हमारा यहाँ है, कोकर तट हमारा इधर है और मालाबार तट यहाँ है। और कोरोमंडल जो है तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल। तो यह आंसर क्या होगा, डी होगा। ये आंसर डी। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है, अभी जस्ट मैंने बताया, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा आंसर, बी। देखिए कोरोमंडल से रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो आपको क्या याद रखना है, दमन और
दमन के साथ साथ किसको ऐड करना है? गोवा को। गोवा से दमन तक के बीच का क्या एरिया कहलाता है? कोंकण तट। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। अब आपको हमेशा दिमाग में फिट रहेगा तो हमेशा आ जाना चाहिए। ये पश्चिम 3 क्वेश्चन इसलिए बार बार बना रहा हूँ। ये पूर्वी पूर्वी घाट पर मतलब पूर्वी तट पश्चिमी तट। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान और गुजरात का मैदान। ये सभी किसके भाग है? पश्चिमी साइड के भाग है। तो बचा कौन सा? कोरोमंडल तटीय मैदान। पश्चिमी घाट है, यूपीपी से 2015 में देखिए पूछा गया। पश्चिमी घाट है क्या? पर्वत, पठार, पठारों की ढलान, पहाड़ियाँ। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी, पठारों की ढलानियाँ। लेक्चर में बताया था मैंने लेक्चर में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत के पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम भारत के पश्चिम तटीय मैदान ये हैं और इसके उत्तरी भाग यानी ऊपर के भाग को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट नीचे है, कर्नाटक तट नीचे है, कोंकण तट भी किधर है? कोंकण तट किधर है? ये हमारा ये कहाँ पर है कोंकण तट? ये ऊपर है। और कोरोमंडल तट कहाँ पर है? ये तो हमारा पूर्वी साइड में है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, यानी कोंकण तट। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या है? ये देखिए ये भी कई एग्जामों में इम्पोर्टेंट पूछा गया है। इसका आंसर सही है तमिलनाडु। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो ये होगा हमारा तमिलनाडु, यानी आंसर सी। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती हैं? जो पश्चिमी मैंने मैप में बताया था, पश्चिम पश्चिम जो पश्चिम पश्चिम तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती हैं? तो इधर जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो क्या करती हैं? एचुरी बनाती हैं, यानी ज्वार नदमुख। और इधर जो गिरती है वो डेल्टा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती है? अभी जस्ट मैंने पहले बताया है। देखिए आंसर सब रिलेटेड टू टॉपिक है, तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, यानी डेल्टा का निर्माण। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? ये भी बताया था। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत। और पूर्वी तट को भी आपको पता ही होना चाहिए। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला देखिए सेम। सब क्वेश्चन इसलिए ज्यादा लाया जा रहा है कि आपकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला किस नाम से है? महेंद्रगिरी पर्वत। लास्ट क्वेश्चन। भारत देखिए 25 क्वेश्चन कराया टोटल मैंने। भारत में निम्न में से किस राज्य के तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल का मैदान कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? उड़ीसा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज आप लोग के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ऑफिस वर्क करने के बाद लेक्चर चलाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट मैं अपनी स्टूडेंट की स्टडी नहीं ख़राब करना चाहता कि हाँ उनकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे और मैं भी स्टडी से टच में रहूँ हमेशा, ताकि जो मेरा उद्देश्य है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको एक मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है कि जो कई स्थितियाँ लोग देखते हैं, जैसे मैंने भी कभी कभार फेस किया है। वैसे मेरे पिताजी सर्विस करते थे, फिर भी कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि आप अच्छे अच्छे शहरों में जाके और अच्छी अच्छी जगह पे स्टडी और अच्छे मटेरियल के साथ स्टडी नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए उपलब्ध हो। ये एक स्टार्टिंग फेज़ है, मैं इसको ब्रॉड लेवल में करूँगा इन द फ्यूचर, कि उन बच्चों को उपलब्ध हो जो नहीं खर्च कर सकते या नहीं एक्सपेंस कर सकते या नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं जाना ही नहीं है, वहाँ जाने के बाद रहना है, फिर स्टडी करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मेरा भी ड्रीम
था कि मैं दिल्ली आऊँ, दिल्ली में स्टडी करूँ, बट इलाहाबाद तक पहुँचा था। तो इलाहाबाद के बाद मेरा मतलब ऑफिस वर्क हो गया था, इस वजह से मैं वहीं पे तक सिमट के मतलब कंटिन्यू वर्क में लग गया था। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।